नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। गुरुवार आ पहुंचा है और अब जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो मिक्स बैग है ऑफ कोर्स। एसजीएक्स निफ्टी की ही अगर हम बात करें तो 16,000 के ऊपर है। कुछ हल्की फुल्की स्ट्रेंथ यहां पर हमें डेफिनेटली देखने को मिली है, लेकिन दायरे का ही ट्रेड फिलहाल नजर आ रहा है। एक छोटे दायरे में आप देख रहे हैं, शुरुआत है 55-57 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। बाकी एशियन मार्केट्स कुछ मिले जुले से खुले हैं। अगर निकेई की बात करें जापान के बाजार की, तो यहां पर हमने हरे निशान के साथ शुरुआत डेफिनेटली होते हुए देखी। फिलहाल तो ऑलमोस्ट 90 अंक ऊपर है। कॉस्पी की बात करें तो 25-27 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन डाउ एंड नैस्डैक फ्यूचर्स यहां पर जब नजर डालते हैं तो थोड़ा सा सुस्ती यहां पर हमें डेफिनेटली दिखाई दे रही है। 56 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 13 अंकों की हल्की सी कमजोरी नैस्डैक फ्यूचर्स में भी दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं कमोडिटी बाजार में आप कह सकते हैं कि कोहराम का लगातार दूसरा सेशन था जो कल हमने बनते हुए देखा। सोने की बात करें तो 2 ट्रेडिंग सेशन में $75 की कमजोरी आ चुकी है। कच्चा तेल काफी समय बाद, इनफैक्ट हम 3 महीने के निचले स्तर के करीब ब्रेंट और WTI दोनों को ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। $100 का वो एक मैजिकल आंकड़ा है जो हमने नीचे टूटकर इन दोनों ही इंडाइसेस को ट्रेड करते हुए देखा है। और बाकी कमोडिटी बाजार में भी भरपूर एक्शन रहा है। लेकिन बीते सत्र में ऐसा क्या हुआ है कि फिर से एक बार असमंजस बनता हुआ दिखाई दिया है इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में? ये सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मुझे तो खुशी इसी बात की हो रही है कि $100 के नीचे कच्चा तेल आ गया है। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ फिर? पावेल साहब ने कुछ अलग से बयान दे दिया है या वही फेड मिनट्स में फिर कोई नई चिंता है? कोई नई चिंता नहीं है। अनएक्सपेक्टेड लाइन ही फेड मिनट्स आते हैं। देखिए, इनफैक्ट अब बाजार राहत ले रहे हैं कि फाइनली फेड इन्फ्लेशन पर सख्त एक्शन लेने की बात कर रहा है और इसके साथ एक्शन को फॉलो थ्रू भी कर रहा है और सख्त एक्शन ले रहा है। तो एक राहत की बात है। और साथ ही में जैसे आपने कहा कि कमोडिटी का बड़ा फॉल हुआ है लगातार 2 दिनों से, सो दोनों के तरफ से थोड़े राहत के संकेत हैं और इसलिए बाजारों को सहारा मिलते हुए दिख रहा है। तो आज सुबह भी देखें तो अच्छे ही संकेत माने जाएंगे। 16,000 के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी होल्ड कर रहा है, 50 अंक ऊपर है। अमेरिकी फ्यूचर्स भी ठीक ठाक है। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो एकदम सपाट थे, हल्की सुस्ती दिखा रहे थे, उसके सामने हल्की बढ़त के साथ ही बंद हुए। हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल सेशन था, रेंज कम हो गई है। परसों हमने देखा 700 पॉइंट की रेंज में डाउ में कारोबार हुआ था और निचले स्तरों से 600 अंकों की रिकवरी थी। कल हमने देखा कि यहां पर आपने अच्छी रिकवरी देखी, 250 अंकों की निचले स्तरों से, बट सीमित दायरे में कारोबार था। 425 अंक की रेंज में ही कारोबार रहा और फिर 70 अंकों की आपने बढ़त बनते हुए देखी है। S&P 500 पर लगातार 3 दिनों से बढ़त हो रही है। यहां पर रखिए नजर। हालांकि बाकी इंडेक्सेस इतना फॉलो थ्रू नहीं दिखा पाए, बट वहां पर एक्शन बन रहा है। आईटी स्टॉक से लगातार सहारा मिल रहा है। कल भी अच्छा सहारा आईटी स्टॉक से मिला। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में कल गिरावट थी और जो इनका रसल 2000 इंडेक्स है वहां पर हमने करीब 0.5% की गिरावट देखी है। तो थोड़ा मिला जुला एक्शन अमेरिका में आप कहें। बॉन्ड यील्ड ये लगातार दोनों तरफ का एक्शन दिखा रही है। कल हल्की बढ़त थी, 2.9% पर आई है। मंदी की अभी भी चिंता बाजार पर हावी है। ऐसा नहीं है कि मंदी चली गई है, चिंता अभी भी थोड़ी हावी है बाजार पर। अब आते हैं फेड के मिनट्स पर, जो एक अहम चीज थी। और फेड के मिनट्स के आने के बाद ही बाजार को थोड़ा सहारा मिला, क्योंकि फेड ने कहा है कि जुलाई में भी आधे से 0.5% तक की दरें बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तो पूरे संकेत आ गए कि बढ़ने ही वाले हैं। इनफैक्ट उन्होंने क्लियरली कहा है कि जरूरत है कि ये हमें करना ही है। तो आधे से 0.5% की फिलहाल माना जा रहा है कि 0.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए और रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की जरूरत पड़ सकती है और ये वो लेकर आएंगे। तो इन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर पॉलिसी को और टाइट करना है और रेस्ट्रिक्टिव करना है तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि इन्फ्लेशन ही नंबर 1 प्रायोरिटी है और जो भी कदम उठाना है इन्फ्लेशन को काबू लाने में वो फेड करने के लिए तैयार है। इसलिए उन्होंने कहा भी है 2% जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है उसी पर हम बरकरार रहेंगे और 2% पर इन्फ्लेशन लाने के लिए जो कुछ करना है वो हम करेंगे। बट ये भी मान रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन को आपको इतनी तेजी से नीचे लाना है, पॉलिसी को रेस्ट्रिक्टिव करना है, तो इसका ग्रोथ पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। और ये मान रहे हैं कि आगे जाकर ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। कोशिश रहेगी कि नहीं आए इंपैक्ट, बट इंपैक्ट आ सकता है, ये क्लियर संकेत आया है। यूरोप के बाजार में भी अच्छा रिबाउंड कल देखा है, करीब 1.5% ऊपर बंद हुए। अब आते हैं कमोडिटीज पर। जैसे आप भी बता रही थी, लगातार दूसरे दिन अक्रॉस एसेट क्लासेस आपने देखा है भारी गिरावट आती हुई दिखी है। सोना देखिए $1750 के नीचे आ गया, 1730 पर अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। फ्रेश 10 महीने के निचले स्तर पर है। चांदी फ्रेश 2 साल के निचले स्तर पर आपको आती हुई दिखी है। डॉलर इंडेक्स 106 क्या अब तो 107 के पार चला गया है। फ्रेश 20 साल की ऊंचाई वहां पर है। कच्चा तेल
$100 के नीचे कल हमने ब्रेंट के दाम देखे, WTI में बाहरी गिरावट आपने होती देखी, तो फ्रेश 3 महीने के निचले स्तर पर अभी भी देखिए ब्रेंट 99 के वापस नीचे आपको आते हुए दिख रहा है। अमेरिका में जो भंडार हैं वहां पर अनुमान से ज्यादा इनफैक्ट सरप्राइज बढ़त आती है, देखिए 38 लाख बैरल की नॉर्वे की स्ट्राइक खत्म हो गई, जो एक सप्लाई टाइटनेस की वजह से एक सपोर्ट मिल रहा था वो कल चला गया, और डिमांड पर तो ऑलरेडी मंदी की आशंका है ही अभी। इसके साथ ही नेचुरल गैस 3 महीने के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स में हमने देखा है भारी गिरावट हुई, फिर थोड़ी रिकवरी, एग्री कमोडिटीज में भी भारी गिरावट, फिर थोड़ी रिकवरी। तो अक्रॉस कमोडिटीज राहत के संकेत हैं। फेड मिनट्स ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस हैं, बट कह रहे हैं कि आगे पॉलिसी और रेस्ट्रिक्टिव हो सकती है, एंड ओवरऑल बाजार अच्छे मूड में आज सुबह दिख रहे हैं। ओके, चलिए ये कुछ अच्छी खबर आती हुई दिख रही है जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द वीकेंड जा रहे हैं, एंड हम चाहेंगे ऑफ कोर्स कि वीकेंड की क्लोजिंग अच्छे नोट पर हो। तो शुक्रिया आपका दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो ग्लोबल मार्केट अपडेट रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। तो मंगलवार को तो हमने काफी समय के बाद खरीदारी आते हुए देखी थी FIIs की तरफ से। आज बिकवाली का आंकड़ा, मतलब बुधवार को बिकवाली का आंकड़ा सामने निकल कर आया है। 330 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है, जो कि फिर भी अगर कंपैरेटिवली कहा जाए तो ठीक ही है। घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा कायम है, खरीदारी यहां से देखने को मिली है। और जब हम स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करते हैं तो वहां पर भी FIIs की तरफ से अच्छा प्रदर्शन रहा है। 2130 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर निकल कर आया है। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल आ गया $100 के नीचे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ठीक ठाक संकेत मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स फेड मिनट्स निकल कर आए, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया है। सर आपकी क्या अब स्टैंड होगा, हमें क्या करना है आज? गुड मॉर्निंग। यहाँ से क्या व्यू तेजी की तरफ ही है। आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी है और कल हमने क्लोजिंग 16,000 के आसपास निफ्टी पर दी है। धीमे धीमे सारे फैक्टर्स थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। एक सबसे पहली चीज ये है कि आपके लिए कच्चा तेल $100 के आसपास जो हमको चाहिए, हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर वही है बाजार की लिहाज से। दूसरा, FIs की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम हो गया। कल भले आपने कैश मार्केट में फिर से थोड़ी बिकवाली का आंकड़ा देखा, लेकिन वायदा कारोबार में अच्छी खरीदारी FIs की तरफ से हुई है, तो बिकवाली का प्रेशर खत्म होकर हल्की फुल्की खरीदारी होती दिख रही है। कल घरेलू फंड ने फिर से खरीदारी कर ली, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है। इसके अलावा तकनीकी तौर पर पहले बैंक निफ्टी ऑलरेडी आपको अच्छा ब्रेकआउट दे चुका था। अब कल निफ्टी ने भी 15,850 के ऊपर क्लोजिंग देके आपको अच्छा ब्रेकआउट दिया। खाली एक ही चीज है जो आज बाजार अब उतने हल्के नहीं है। कल की तेजी के बाद थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, तो हम गैप से खुलकर एक बार ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और तब वापस आपको निचले स्टॉक पर खरीदारी करनी चाहिए। अब जो आज बाजार के लिए सपोर्ट रेंज है वो 15,800 से 15,900 की रेंज है। इस रेंज में आपको खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर नीचे आता है तो ऊपरी स्तरों पर एक बार आप 16,075 से लेकर 16,200 की रेंज मानकर, 16,125, 16,075 छोटी रेंज है, ऊपर 16,200 तक की रेंज बनती है, तो 16,075 से 16,200 आपके लिए ऊपर प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 34,300 के ऊपर की बढ़िया क्लोजिंग मिलती हुई नजर आई है। रेंज अब जो सपोर्ट के लिहाज से वो 33,950, 34,150 ये रेंज है जहाँ पर बाजार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और ऊपरी स्तरों पर आपको थोड़ा और ऊपर बाजार जाते हुए नजर आ सकते हैं, और वहां पर आपको जो प्रॉफिट बुकिंग की जोन होगी वो होगी 34,650 से लेकर 34,825। इस रेंज में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो अगर सुस्त शुरुआत होती है तो आपके लिए खरीदारी का मौका बनेगा, और ऊपरी स्तरों पर अहम लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ रहना चाहिए। थोड़ा सा क्योंकि उतना हल्का रहा नहीं बाजार पिछले 2 दिनों के अच्छी तेजी और शॉर्ट कवरिंग के बाद, तो ऊपरी स्तरों पर एक वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। रुझान खरीदारी की तरफ बनाए रखें जब तक कि कच्चा तेल नीचे है। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल खरीदारी का मोमेंटम आज भी जारी रहेगा। कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन, जैसा कि सर कह रहे थे, वो खरीदारी का मौका होगा आपके लिए। और ऑफ कोर्स जो अपर बैंड है वहां पर तो आपको मुनाफा वसूल कर ही लेना है। लेवल्स रिपीट कर देती हूँ, 15,800 से 900 सपोर्ट बैंड सर को यहाँ दिखाई दे रहा है निफ्टी में। 16,075 से 200 ये एक अपर बैंड है जहां पर आज निफ्टी रीच आउट करता हुआ दिख सकता है। वहीं बैंक निफ्टी 33,950, 34,150
1650, ये एक खरीदारी की लेवल होगी। अगर मार्केट थोड़ी सी डिप, थोड़ी करेक्शन के साथ खुलता है तो आपको यहाँ पर अच्छी एंट्री पॉइंट मिल जाएगी। 34,650 से 825 ये एक अपर बैंड रहेगा जहां पर आपको मुनाफा वसूल करने का मौका डेफिनेटली मिलेगा। चलिए, और खबरों के दम पर कहाँ रहने वाला है एक्शन और किन सेक्टर्स एंड स्टॉक्स पर रखनी है नजर, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। अब आपका काम बढ़ने वाला है क्योंकि नतीजों के सीजन की शुरुआत हो रही है। उससे पहले आज क्या इवेंट्स हैं, क्या ट्रिगर्स हैं जहां रखनी है नजर? काम के साथ साथ पेज भी बढ़ते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखिए क्योंकि अब रिजल्ट्स का जैसे धीरे धीरे अब आने लगे हैं धीरे धीरे, तो Q1 के रिजल्ट में जेएम ब्रेवरीज के नतीजे आते हुए दिखेंगे। टोरेंट फार्मा जहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एडजस्टमेंट होता हुआ दिखेगा क्योंकि जो बोनस इशू था 1:1 का, उसके चलते कुछ एक्स रेट्स हैं मेरे पास, जिसमें एक्सिस बैंक फाइनल डिविडेंड 1 का, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है फाइनल डिविडेंड 2.5 का, L&T टेक्नोलॉजीज फाइनल डिविडेंड 15 का, नवीन फ्लोरिन फाइनल डिविडेंड 6 का, ओबेरॉय रियल्टी और फाइनल डिविडेंड 3 का, ग्लैक्सोस्मिथ फार्मा जिसमें डिविडेंड है 90 का, और मिंडा इंडस्ट्रीज जिसमें है बोनस इशू 1:1 का। अब आ जाते हैं खबरों पर और अपडेट्स पर, जिसमें टाइटन के Q1 FY23 के अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि 2 साल के बाद ये उनकी पहली तिमाही ऐसी रही है जो सामान्य रही है, और उन्होंने ये भी चीज़ बताई है कि जो सालाना जो बिक्री है उनकी वो 205% की बढ़त के साथ आती हुई दिखी है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके Q1 FY23 के अपडेट आते हुए दिखे हैं, उन्होंने बताया कि जो प्रोविजनल ग्रोस एडवांसेज है वहाँ पर 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अगर डिसबर्समेंट की बात करें तो वो लगभग 156% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। फिनिक्स मिल्स जहां पर उन्होंने टोटल कंजम्पशन जो है वो Q1 FY23 का लगभग 2160 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर जून महीने की बात करें तो वो कंजम्पशन लगभग 686 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। सोभा में भी ऑपरेशनल अपडेट है जिसमें जो कुल सेल्स वैल्यू है वो लगभग 67.7% बढ़कर आती हुई दिखी है। और HDFC बैंक और कैनरा बैंक दोनों MCLR की जो दरें हैं उन्होंने बढ़ाई हैं। HDFC बैंक ने 0.20%, कैनरा बैंक ने 0.1%। सिटी यूनियन बैंक जिसमें QIP के जरिए वो 5,500 करोड़ माफ़ कीजिएगा अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए उनको मंजूरी मिल चुकी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट जिसमें श्रीराम सिटी के साथ उनकी मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ने ये मंजूरी दे दी है। नायका जो इनके ग्लूड ब्रांड है उसमें उन्होंने पुरुषों के लिए इनरवेयर और एथलीशर कैटेगरी में उसके अंदर विस्तार कर दिया है। और अंत में टीटागरन वेगन्स पर ध्यान रखिएगा जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड ने जो अपनी हिस्सेदारी है वो 2.15% से घटाई है, और घटाने के बाद अब जो उनकी मौजूदा हिस्सेदारी बच गई है वो 7% के आसपास। पॉइंट टेकन। तो ये है वो लिस्ट जिस पर आपको रखनी है नजर, और आपको मिलेंगे कमाई के मौके जहां पर भी जिन स्टॉक्स में और सेक्टर्स में है खबरें और बड़े इवेंट्स पर तो अपडेट आपको मिलते ही रहेंगे। शुक्रिया अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। टाटा केमिकल्स, यहाँ पर चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से खरीदारी की सलाह है। 813 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। 845 का आज की स्ट्रैटेजी में आपको टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस 799 का लेकर चलना है। अब आते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ। टाटा मोटर्स DVR, यहां पर खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस 199 का लगाना है, टारगेट आपको 208 का मिल जाएगा। इनकी तरफ से दूसरी स्ट्रैटेजी एक्सिस बैंक में आ रही है, खरीदारी करके चले इस स्पेस में। स्टॉप लॉस 646 का, टारगेट 680 का मिल जाएगा। और अंत में अनराठी सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 216 के पास और टारगेट 235 का आपको मिल जाएगा। चलिए, आज के मार्केट में एक्सपर्ट क्या सलाह लेकर आए हैं, क्या रणनीति अपनानी है, कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर ध्यान रखना है, कौन से स्टॉक्स अवॉइडेबल हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सिमी जी, पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी क्या व्यू बन रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कल ब्रेकआउट के साथ ही बंद होते हुए देखा गया था। तो आज अगर बहुत गैप से खुल जाता है तो दूसरा बात है, क्योंकि गैप से खुल जाएगा तो ऊपर में जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड के फेवरेबल नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि 16,000 के ऊपर जगह जाके निफ्टी अगर सस्टेन करने लगेगा तो मिनिमम टारगेट 16,100 16,150 का होना चाहिए। अब गैप बहुत हो जाएगा तो मुश्किल है, नहीं तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पर अगर फ्लैटिश ओपनिंग होता है नेहा तो करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह होगा। 15,900 15,950 के नीचे स्टॉप लॉस, 16,100 का टारगेट होगा, 16,150 तक भी ये निफ्टी जा सकता है।
रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि 34,400 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा बैंक निफ्टी, तो वहां पे भी खरीदारी करने का सलाह होगा। 34,800 से 34,950 का रेंज नजर में है। मुझे लगता है कि वो तो रिक्लेम करेगा ही, 35,000 के ऊपर जाके भी सेटल करने का बहुत ही कोशिश कर सकता है। तो दोनों इंडेक्स में खरीदारी करके चलने का ही सलाह होगा नेहा। चलिए, दोनों इंडाइसेस में खरीद की सलाह है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ रहेगा सिमी जी? आपका भरोसा आज कहाँ है? नेहा, दो सेक्टर से दो स्टॉक चूज किया है, दोनों में ही ब्रेकआउट है। एक तो एफएमसीजी में से कल परसों हिंदुस्तान यूनिलीवर में बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। कल का सेशन में कोलगेट पामोलिव में भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, तो मुझे लगता है कि रेंज ब्रेकआउट आया था। कोलगेट पामोलिव आज पूरा फोकस में रह सकता है, तो करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह होगा। 1540 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा और थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत बड़ा है। जितना बड़ा बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है तो उसका टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है। 1595 का पहला, 1620 1645 का तीसरा टारगेट के लिए, तीसरा टारगेट के लिए मतलब 1595 1620 1645, ये तीनों टारगेट्स के लिए कोलगेट पैमोलिव को खरीद कर चलने का सलाह होगा। मेरा दूसरा स्टॉक आइशर मोटर में है। दूसरा जो फोकस है आइशर मोटर, आइशर में भी एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये स्टॉक हाई के आसपास का ही ब्रेकआउट, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास मेंटेन कर रहा है। कभी भी ये 3000 का लेवल पार कर सकता है। कल का सेशन में भी अच्छा परफॉर्म किया था, आज भी मेंटेन हो सकता है। करंट लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 2870 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। पहला टारगेट होगा 2940, दूसरा होगा 2959 और तीसरा होगा 2980। ये तीनों टारगेट्स के लिए आइशर मोटर्स को खरीदकर चलने का सलाह होगा। नेहा, दो ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जिनकी सेक्टर्स में हमने कल अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट को मिलता हुआ देखा, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो, और कुछ तगड़ा परफॉर्मेंस इस पूरे हफ्ते तो निफ्टी एफएमसीजी ने दिखाया ही है। ऑटो स्पेस लगातार वॉलेटाइल मार्केट में अपना सपोर्ट, अपनी लीडरशिप दिखाता रहा है, लेकिन एनर्जी, मेटल, ऑयल एंड गैस, जितने भी कमोडिटी लिंक सेक्टर्स हैं और स्टॉक्स हैं, इनकी पिटाई हो रही है। कल निफ्टी टॉप लूजर्स की लिस्ट में ओएनजीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी शामिल थे। मेटल स्पेस में हिंडाल्को की, टाटा स्टील की, कोल इंडिया की, इन सब की जमकर पिटाई हुई। क्या लगता है, अभी भी इनमें पेन बाकी है या आपको कुछ मौके नजर आ रहे हैं यहाँ? नेहा, अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि कंफ्यूज है अभी भी, ये दोनों सेक्टर अभी भी वीक है। मेटल में मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी बहुत बड़ा खरीदारी का सलाह तो मैं नहीं दे सकती, पर ये बात तो सही है कि अगर सिर्फ चार्ट ही देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा सा डाइवर्जेंस सारे मेटल्स में आ रहा है और करंट लेवल से बहुत अच्छा रिकवरी आ सकती है। अगर यहाँ से थोड़ा सा कमोडिटी के प्राइस का दाम बढ़ता है तो मुझे लगता है कि मेटल्स वापस से तेजी में आ सकता है, क्योंकि चार्ट में ऐसा इंडिकेशन है, बहुत अच्छा डाइवर्जेंसेस है। पर डाइवर्जेंस के हिसाब से तो यहाँ से बाई कॉल नहीं दे सकते। जब तक प्राइस एक्टिविटी सपोर्ट ना करे तब तक कोई खरीदारी का सलाह नहीं है। अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि उछाल में अगर आता है तो शायद बिकवाली के लिए ही जो शॉर्ट सेलर्स है वो हावी हो सकता है, तो मेटल्स अभी भी अवॉइड करेंगे। पर यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक्यूमुलेट करने का सोचना चाहिए। और एनर्जी सेक्टर में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। अभी भी मैं उन्हीं सेक्टर के साथ जाना चाहूंगी जो सेक्टर अभी मोमेंटम में है और अभी भी परफॉर्म कर रहा है। ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी फोकस करना चाहिए नेहा, क्योंकि मुझे लगता है कल बैंकिंग सेक्टर भी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था, तो आज बैंकिंग सेक्टर भी फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 35,000 का मिनिमम टारगेट जो है वो बहुत अच्छा नजर में आ रहा है, वो बहुत जल्दी आ सकता है। आज एक्सपायरी है, इस वीकली एक्सपायरी है, इसलिए 35,000 का टारगेट नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है कि उसके आसपास क्लोजिंग ना हो, पर पूरा कोशिश तो करेगा 35,000 के आसपास जाने का। पॉइंट टेकन। सिमी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कौन से इंडाइसेस हैं जिन पे फोकस करके चलना है, छोटी अवधि, लंबी अवधि, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर हमें आज और आने वाले समय में रखनी है नजर। आगे बढ़ते हैं और बात कमोडिटी बाजार की, क्योंकि यहां पर आप कह सकते हैं कि कोहराम का लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन हमने बीते सत्र में बनता हुआ देखा है। अब इन सब उठापटक के बीच में आपको कहां कमाई का मौका मिलेगा, ये जानते हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। 2 ट्रेडिंग सेशन, $75 का करेक्शन, सोना आ गया है नीचे। मान के चल रहे थे कि 1800 नहीं टूटेगा, वो 2 ट्रेडिंग सेशन में हमारा भ्रम टूट चुका है। अब बताइए, सोना और चांदी क्या करें? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, $1800 को मार्केट ने छोड़ा है और अगर हम देखें तो हालांकि अभी भी एमसीएक्स में
50,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मगर जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला है, सिल्वर के अंदर भी देखें तो $20 को मार्केट ने ब्रीच किया है, तो एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू यहाँ पे हमें लगता है कि रहेगा। बॉन्ड यील्ड और यूएस डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो उससे एक बुलियंस में एक सेलिंग इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमारा बिकवाली का ही कॉल रहेगा अभी। हमें लगता है कि गोल्ड में करीबन 50-700 के आसपास बिकवाली करें, 51-200 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 50,000 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में नेक्स्ट टारगेट $1720 का रहेगा, जो कि देखने को मिल सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 57,000 के आसपास बिकवाली करें, 57,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, 56,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में 18.80 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर हमें लगता है कि बिकवाली की तरफ देखे जा सकता है। ओके, कच्चा तेल $100 के नीचे लुढ़क चुका है, क्या टिकेगा यहाँ पे? एंड इफ दैट इज द केस, हमें M6 पे क्या करना है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में WTI करीबन $97 के आसपास है और ब्रेंट $99 के आसपास आ गया है। दोनों ही अब $100 के नीचे हैं। M6 में भी देखें तो 7,760 के आसपास के लेवल्स हैं। तो यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह है। रिसेशन की वजह से डिमांड आउटलुक थोड़ा वीक होता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। हमें लगता है कि अब $100 ब्रेक किया है, तो अभी सेलिंग प्रेशर रहेगा। WTI एक्सपेक्टेड $92 से और ब्रेंट 95 तक एक्सपेक्टेड है। M6 में बिकवाली की सलाह रहेगी 7,850 के आसपास में, स्टॉप लॉस 8,000 का, टारगेट 7,500 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली नेचुरल गैस के अंदर भी हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव ट्रेड दिखा सकता है। ओके, मेटल्स में तो बहुत भारी उठापटक है, लेकिन कॉपर, इसका पेन खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी मेटल्स की तुलना में उन्हें तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, नीचे नीचे लेवल से थोड़ी रिकवरी आ जाती है, संभल जाते हैं। लेकिन कॉपर, क्या अभी भी गिरावट बाकी है? क्या किया जाए? देखिए, सभी मेटल्स में धीरे धीरे एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखा है। हालांकि कॉपर उनमें लीड करता हुआ दिख रहा है, तो कॉपर में ही हमें लगता है कि सेलोनाइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। कल भी हमने देखा था मार्केट दिन में हाई बनाकर से नीचे आया था। सिमिलरली 650 के अराउंड बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 658 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट 635 तक, 630 तक देखा जा सकता है। ओके, रुपए पर भी मैं आपकी रणनीति जानना चाहूंगी, क्योंकि जितनी भी गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में आ रही, कहीं ना कहीं कमजोर रुपया यहाँ पर कुशन प्रोवाइड कर रहा है घरेलू कमोडिटी वायदा में। मुझे बताइए, रुपए में आज क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि कल भी रिकॉर्ड लोस के पास ही बंद हुआ है। देखिए, कल एक RBI का इंटरवेंशन आया था जिसमें उन्होंने FPI की लिमिट्स बढ़ाई हैं। उससे हमने सडनली रुपये में एक स्ट्रेंथ लौटती हुई देखी थी, करीबन 30 पैसे की। हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट अभी शॉर्ट टर्म में रहेगा। FPI की लिमिट बढ़ने से जो FPI इनफ्लो है वो भारत में कंटिन्यू रहेगा। तो हमें लगता है कि अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। रुपी हमें लगता है कि थोड़ा एप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा बिकवाली का कॉल रहेगा करीबन 79.50 में, स्टॉप लॉस 79.80 का, टारगेट 79 तक देखा जा सकता है। तो रुपी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें लग रहा है कि एक बार देखने को मिल सकती है। ओके, तो रुपए में आज कुछ बढ़ोतरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हमने $1 को 79 रुपए 30 पैसे के पास कल क्लोज होते हुए देखा था, तो तकरीबन 30 पैसे की स्ट्रेंथ लौटती हुई दिख सकती है, विच मींस कि USD INR आपको बेच के चलना है। वो लेवल्स अनुज की तरफ से आपके सामने है स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री और ऑफ कोर्स करेंसी स्पेस में क्या क्या करना आज बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं कि आज विदेशी ब्रोकरेजेस की तरफ से कहां पर आपके लिए रिकमेंडेशंस निकल कर आ रही है। सबसे पहले नाइका पर गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल स्टैंस लेकर चल रहे हैं, लक्ष्य घटा दिया, पहले 1730 था, अब 1490 कर दिया है। टाइटन, इस पर अलग अलग ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है। HSBC खरीदारी की सलाह, टारगेट बढ़ा दिया है, 3150 कर दिया। मैक्वेरी आउट परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट बढ़ाकर 2750 से अब 2800 कर दिया है। मारुति पर गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी की सलाह है, इन्होंने टारगेट 400 रुपए से बढ़ाकर अब 9600 कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज JP मॉर्गन ओवरवेट है और टारगेट 3170 का है। स्टील कंपनियों पर क्रेडिट स्विस की रिकमेंडेशन रखते हैं आपके सामने। सबसे पहले JSW स्टील अंडर परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट 425। टाटा स्टील न्यूट्रल आउटलुक लेके चल रहे हैं 1340 के टारगेट के साथ। ICICI बैंक पर मैक्वायरी आउट परफॉर्म का स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट 1000 का है। HDFC बैंक पर HSBC की खरीदारी की सलाह है, टारगेट 2020 का है। बजाज फाइनेंस पर क्रेडिट स्विस न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं, तो मैक्वायरी अंडर परफॉर्म का आउटलुक है। और दोनों ही ब्रोकरेजेस की बात करें तो क्रेडिट स्विस ने 7000 और मैक्वायरी ने 4500 का टारगेट दिया है। एशियन पेंट्स आउट परफॉर्म का स्टैंस है, यहां पर टारगेट 3500 का है। मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म का स्टैंस है। और अंत में मैक्वायरी की तरफ से HDFC लाइफ पर भी आउट परफॉर्म का स्टैंस निकल कर आ रहा है 850 के टारगेट के साथ।